हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में। ठीक है, तो हम देखिए जो पेपर सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक थॉट्स हैं, वो आर्थिक विचार हैं, जिसमें हम एक एक करके एंशियंट वाले भी और जो अभी अपने हिस्टोरिकल जो भी रहे हैं लीडर्स उनके आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको चाणक्य के आर्थिक विचारों के बारे में बताया था। अब अपन बात करते हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के बारे में। ऐसे करते हुए हम सभी के आर्थिक विचार लीडर्स के पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला आर्थिक विचार बता रखा है इकोनॉमिक लॉ या फिर आर्थिक कानून। तो गांधी जी के अनुसार आर्थिक कानूनों का उद्देश्य भौतिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और नैतिक उन्नति भी था। ठीक है, देखिए सभी लीडर के इकोनॉमी के प्रति या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के प्रति अलग विचार थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स इकट्ठे कर रखे ताकि आपको लिखने में और उनके नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, साथ ही साथ अपने पास मैटर भी हो, पूरा का पूरे पॉइंट्स भी हो। दूसरी बात, यहाँ पे गांधी जी चाहते थे कि व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो अहिंसक। तो ये तो उनके बारे में बहुत प्रख्यात बात है कि वो अहिंसा के क्या थे, एक प्रवक्ता थे। गांधी जी ने अहिंसा की वकालत की, है ना, इसलिए उनने अर्थशास्त्र को भी अहिंसा का अर्थशास्त्र कहा जाता है। अहिंसा आप समझते हैं नॉन वायलेंस, जिसमें किसी हिंसा की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, अहिंसा को गांधीवाद भी कहा जाता है। तो बता रखा है चूंकि कुछ हिस्से में बिना कोई उद्योग और कोई गतिविधि नहीं थी, इसलिए वह इसे कम से कम करना चाहते थे। उनका मानना था किसी भी रूप से हिंसा अधिक हिंसा का जन्म देती है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ पे आप क्या करने की कोशिश करोगे, किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें निकल के आती हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, अहिंसक व्यवसाय को एक के रूप में परिभाषित किया जो कि मौलिक रूप से हिंसा से मुक्त है, जिसमें कोई शोषण या दूसरों से ईर्ष्या नहीं है। तो यहाँ पे आप अहिंसा का मतलब समझ सकते हैं। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि व्यापार में दूसरे अपने कॉम्पिटिटर को जाके मार दिया, पीट दिया, थप्पड़ खिला दिया, उसको किसी ने आपका पैसा नहीं दिया तो आपने जाके गुंडे बुला लिए, ऐसी ये सब अहिंसा का मतलब नहीं है। बोल रखा है शोषण मत करो, चाहे अपने वर्कर, चाहे अपने कस्टमर, चाहे अपने सप्लायर, किसी का ना ही शोषण करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। ठीक है, फिर तीसरा बता रखा है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो चाहते थे, देखिए वो क्या थे, औद्योगिकरण के पक्ष में थे नहीं ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थे नहीं, जो कि हम अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। देखिए किसी भी प्रगतिशील राज्य या राष्ट्र के पीछे एक बहुत ही हम बोल सकते हैं बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उसका योगदान होता है। और गांधी जी औद्योगिकीकरण के पीछे साथ नहीं थे। उनने सत्याग्रह और क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कराई। ठीक है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं करवाई उनने सत्याग्रह, उनने कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए भी करवाई। उनका मानना ये था कि भाई मशीन के बजाय लेबर से ज़्यादा काम कराना ही सामाजिक कल्याण का वो है। तो वो सामाजिक आर्थिक बुराइयों के लिए आर्थिक, है ना, समाज की बुराइयों के लिए आर्थिक को भी कई जिम्मेदार मानते थे, औद्योगिकरण को जिम्मेदार मानते थे। बोला मशीनरी के बड़े पैमाने पर उपभोग से मादकता और एक रस्ता पैदा होती है। ठीक है, जो कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था में श्रम का शोषण शून्य होगा। कैसी में? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में। ठीक है, उनका विश्वास यही था कि भाई अर्थव्यवस्था में संदर्भ से मजबूत हो, अपने पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं और पूंजी की आपूर्ति है ना, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल की कमी है, लेकिन लेबर तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ये गांधी जी का मानना था। ठीक है ना, और वो चाहते थे कि भाई छोटे लेवल पे क्या हो, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिले, ज़्यादा डेवलपमेंट हो, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल, मशीन्स और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना ही चाहिए और ना ही लेबर को काम की कोई कमी है। ग्रामीण लेवल पे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, लघु उद्योग जिसको अपन कहते हैं,
कुटीर का मतलब क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये सब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और सामाजिक कल्याण का स्रोत बन सकते हैं। ठीक है, फिर बता रखा है खादी उद्योग। खादी उद्योग के प्रति उनका बहुत ज़्यादा रुझान था, खादी कॉटन, है ना, कॉटन इंडस्ट्री के प्रति। तो यहाँ पे बता रखा है कि प्रत्येक भारतीय को प्रतिवर्ष कम से कम 13 गज कपड़ा चाहिए। गांधी जी का मानना क्या था कि भाई ये जो कपड़ा आपूर्ति की समस्या, गांधी जी का मानना था कि मिलों का गुणा कपड़ा आपूर्ति की समस्या को हल नहीं कर सकता। उन्हें खादी उद्योग के विकास पर जोर दिया। तो उन्होंने बोला आर्थिक स्वतंत्रता समानता भी भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक है। तो खादी का अर्थ है मानव जीवन की आवश्यकताओं के उत्पादन और वितरण का विकेंद्रीकरण। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, तो जो गांधी जी थे वो ब्रिटेन से बने या बाहर से आए मशीन मेड गुड के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि लोग खादी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंडिया में खादी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत फ़ाइन क्वालिटी खादी की थी, और यहाँ पे वर्कर्स भी थे, है ना, बहुत सारे लोग थे जो इस काम से जुड़े हुए थे। लेकिन सिर्फ एक समस्या थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, समस्या एक थी कि जो बाहर का मार्केट, हमारा इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने की वजह से खादी हमारे देश के अंदर भी बड़ा महंगा हो गया था, जिसको हर कोई आदमी फिर खरीद नहीं पाता था। बाहर से आए हुए जो मशीन मेड गुड्स थे वो सस्ते थे उसके मुकाबले, जो कि एक बड़ा प्रभाव डालता था। गांधी जी खुद चरखे पे खादी का वो करके खुद अपने उससे वो बनाते थे, सेल्फ हेल्प का उनने कॉन्सेप्ट दिया था। तो देखो उनकी खादी योजना में क्या क्या शामिल था। सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में अनिवार्य कताई कपास की खेती क्षेत्रों में वहीं हो जहाँ पर ये नहीं उगाया जाता है। देखिए, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा बुनाई का संगठन हो, शिक्षा विभाग, सहकारिता, नगरपालिका, जिला बोर्डों, पंचायतों, सभी कर्मचारियों को कताई में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। मिल यान के बने हुए हैंडलूम कपड़े की कीमतों पर नियंत्रण हो। जिन क्षेत्रों में हाथ से बुने हुए कपड़े बहुतायत में थे उन पर मिल के कपड़े का इस्तेमाल पर प्रतिबंध हो। सभी सरकार और कपड़ा बुनाई विभागों में, तो कुछ बातें बता रखी उनने उनकी खादी योजना में शामिल। ठीक है, फिर उनका बता रखा है कि भाई उनने सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई मशीनों को बिल्कुल ही त्याग दो, मशीनों का भी उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मशीनों का उपयोग इस तरीके से करिए कि वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए। और या फिर जैसे गांधी जी जो चरखा यूज़ करते थे वो अपने आप में क्या था, एक मशीन है, लेकिन उस मशीन को भी कौन नियंत्रण करता है, लेबर करता है। तो देखो बता रखा है गांधी ने मशीनरी को सिन या फिर पाप कहा है। आधुनिक तकनीक मानव हताशा, हिंसा और युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मॉडर्न टाइम पे इतना ज़्यादा एप्लीकेबल होता हुआ दिखता नहीं है ना। तो कहते हैं कि चरखा एक मशीन है, थोड़ा सा टूथ पिक एक मशीन है, जो कि मुझे लगता है कि श्रम की बचत करने वाली मशीनरी के लिए क्या है। पुरुष श्रम की बचत करते हैं जब तक हजारों काम के बिना होते हैं और भुखमरी से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं। देखो, ये गांधी जी का मानना था। बोला कि उनका ये मानना था, उनने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ उन चीज़ों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे जो गांव बिना कठिनाई के पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में कठिनाई हो रही है तो आप बिल्कुल मशीन का यूज़ कर सकते हैं, ये उनका मानना था। फिर बता रखा 1938 में हरिजन में उन्होंने लिखा था, यदि मैं 30 मिलियन के बजाय 30,000 लोगों के माध्यम से अपने सभी देश के चाहने का उत्पादन कर सकता हूँ तो मुझे इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बशर्ते कि 30 मिलियन बेकार और बेरोज़गार वो ना हो। समझ रहे हो। फिर बता रखा है गांव या फिर ग्रामोद्यों का उत्थान, ग्रामीण एरिया का विकास। ठीक है, तो गांधी जी ने ग्राम सर्वोदय का आदर्श दिया था। ठीक है, पुरानी गांव अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए गांधी जी ने कहा था, उत्पादन, खपत और वितरण के साथ साथ और पैसे की अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र अनुपस्थित था। उत्पादन तत्काल उपयोग के लिए था, ना कि दूर के बाज़ारों के लिए। तो समाज का पूरा ढांचा हिंसा पर स्थापित था। ठीक है, तो देखिए ये भी किसी भी विकासशील देश की एक योजना रहती है कि अपने
रूरल या फिर ग्रामीण एरियाओं का वो विकास करें, डेवलपमेंट करें। ठीक है, उनने घोषणा भी की थी कि भारत गाँव में पाए जाने वाले कस्बों में नहीं। ठीक है, आदर्श ग्राम सर्वोदय का तात्पर्य ये है कि आदर्श गांव को ये शर्तें हों: संरचना में क्रमबद्धता हो, फलों के पेड़ हों, धर्मशाला छोटी डिस्पेंसरी हो, भोजन कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर हो, सड़कों गलियों में साफ हो, पूजा स्थल स्वच्छ। ये सब आप देख सकते हैं, उनके हिसाब से ये सारी बातें थी जो कि गाँव को क्या बनाएंगी, गाँव को प्रगतिशील बनाएंगी, गांव का डेवलपमेंट। फिर बताया ट्रस्टीशिप सिद्धांत। तो ट्रस्टीशिप समझते हैं आप? ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि भाई शेयर होल्डिंग किसी के पास हो। तो गांधी जी ने टिप्पणी की कि जिस पूंजीपति के पास बड़ी रकम है वो चोर है, और किसी व्यक्ति को एक बड़ा भाग्य विरासत में मिला था या व्यापार या उद्योग के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया, तो पूरी राशि उसके पास नहीं थी, ये पूरे समाज का था और सभी के कल्याण पर खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो आज की डेट में जो कंपनी में शेयर्स हैं, शेयर्स भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि भाई पूरी की पूरी जो राशि है वो ना ही एक कंट्रीब्यूट करे और पूरा पूरा जो लाभ है वो भी ना ही किसी एक को मिले, है ना। शेयर क्या होते हैं? किसी भी कंपनी के फाइनेंस के टुकड़े होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की डेट में शेयर्स खरीदते हैं, उन टुकड़ों को खरीदते हैं। इससे जो कंपनी की कमाई भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ती है। इसको ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। तो सामाजिक कल्याण में किसी भी उसका उद्योग का क्या हो, एक कंट्रीब्यूशन हो, सिद्धांत हो, इसको ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर रोटी श्रम का कानून। तो रोटी श्रम का कानून बता रखा है, ये क्या है, टीएम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बॉन्डारेफ और रस्किन और टॉल्स्टॉय द्वारा लोकप्रिय ये कानून इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपने श्रम से रोटी कमानी चाहिए। गांधी जी को अकेले कृषि से संबंधित रोटी श्रम का कानून, लेकिन जैसा कि हर शरीर पर कृषक नहीं था तो वे कुछ और काम करके भी अपनी रोटी कमा सकते थे। ठीक है, तो एक ही शारीरिक श्रम के महत्व की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। खाद्य समस्या, है ना, फूड। तो गांधी जी ने 1943-44 के दौरान अपने जीवन का सबसे बड़ा अकाल देखा था। हाँ, अकाल मतलब फेमाइन, जब देश के भोजन को कमी के कारण बंगाल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्रेट बंगाल फेमाइन, जिसमें कितने हज़ारों लोग मारे गए मतलब मर गए। शुरुआत करने के लिए गांधी जी ने सोचा कि भोजन की इस कमी को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। मद्रास, बंगाल और असम का दौरा करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भाई भोजन की कमी वास्तविक थी और कृत्रिम नहीं थी। तो भाई भोजन की व्यवस्था करना भी हर देश को ज़रूरी है। ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, ठीक है, और सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण करना बड़ा ज़रूरी है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक विचार है या आर्थिक कंसेप्ट है। ठीक है, जनसंख्या में उस वक्त तेज वृद्धि हो रही थी। तो गांधी जी ने गर्भ निरोधकों के उपयोग का विरोध किया, क्योंकि भारत में इसका उपयोग मध्यम वर्ग की पुरुष आबादी को रचनात्मक कार्यों के दुरुपयोग के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, उनको पता था इससे क्या होगा, लिंग अनुपात पे भी फ़र्क पड़ेगा और भी कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ होंगी, तो उनने इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। नसबंदी और इन सब के वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट खिलाफ थे। उन्होंने बोला, मेरी राय में एक उचित भूमि प्रणाली, बेहतर कृषि और एक पूरक उद्योग द्वारा ये देश दोबारा के रूप में कई लोगों को समर्थन करने में सक्षम है। ठीक है, ये निषेध। ठीक है, गांधी जी के अनुसार कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, ये सब चीज़ों का उपयोग किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास के लिए हानिकारक था। शराब का उपयोग वाइस के बजाय एक बीमारी था, है ना। तो एक वर्च्यू नहीं थी, वाइस थी। तो वाइस एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। ये भी उनका आर्थिक विचार था। श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर, इसके वो एक बहुत बड़े प्रवक्ता थे। ठीक है, तो उन्होंने 9 जून 1946 के हरिजन में उन्होंने लिखा था कि भाई उपयोगी कामों में मजदूर को समान और समान वेतन मिलना चाहिए, सम्मान और समान वेतन मिलना चाहिए। तब तक उसे कम से कम इतना भुगतान किया जाना चाहिए जो खुद और उसके परिवार का खिला सके। तो इसी को कहते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय।
रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय एक इंग्लिश कंसेप्ट था जो कि गांधी जी ने दिया था। उनका मानना ये था कि हर किसी को इतनी आय जरूर मिले जो कि उसके परिवार के लिए क्या है, लाभकारी है। कम से कम वो अपने परिवार की मिनिमम नीड्स ज़रूर पूरी कर सकता है। सादगी मतलब सिंप्लिसिटी, तो वो उनने खुद ने साधारण जीवन जिया। अनैतिकता, सत्य, राजनीतिक लाभ को अछूता जीवन उनका खुद का था। साफ खादी और सफ़ेद कपड़े पहन के, है ना, अपने काम खुद करके उनने बिल्कुल सादगी भरा जीवन जिया और दूसरों को भी इससे जीने की प्रेरणा दी। विनिमय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो भाई उनपे इनका बहुत विचार था। उनको ये चाहते थे कि भाई जो भी ये बार्टर सिस्टम चल रहा था, पुराने सिस्टम थे, या फिर कुछ लोग सिर्फ फसलों के लिए वो खेतों पे काम करके फसल पाने के लिए काम कर रहे थे, उसके वो गांधी जी खिलाफ थे। कई लोग क्या थे, स्लेव्स थे, है ना, कैदी के तौर पे काम कर रहे थे। बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो कि गांव में और पिछड़े विभागों में हो रही थी। तो गांधी जी उन सब के खिलाफ थे। बोले हर श्रम किसी न किसी विनिमय के लिए होना चाहिए। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए अपनी लेबर दें, अपनी वस्तुएं दें, तो उससे आपको विनिमय में मुद्रा मिलनी चाहिए। फिर आता है अस्पृश्यता। ठीक है, तो गांधी जी का यही मानना था। अस्पृश्यता जो इनइक्वालिटी था, है ना, अस्पृश्यता ईश्वर मनुष्य के खिलाफ है। ऑब्वियसली इनइक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, हिंदू धर्म के बहुत विरल में धीरे धीरे खाने वाले जहर के तहत था। तो ये जो अछूत, है ना, इनइक्वालिटी थी, उनने हरिजन का नाम इसलिए दिया, बोला ये इकनॉमी को तोड़ देगी। तो इकनॉमी को कास्ट बेस्ड नहीं रहना चाहिए। इकनॉमी में इस तरीके के प्रिंसिपल्स, इस तरह के विचार नहीं होने चाहिए। इकनॉमी में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। उससे ही उसका आर्थिक विकास हो पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ गांधी जी के आर्थिक विचार थे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके या इनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक अलग लीडर के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, सो थैंक यू।